ओके, सो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि अच्छा गया। चलो दैट्स गुड, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही जाना चाहिए था। गुड शिवा। कोई ऐसा तो नहीं जिसका एग्ज़ाम बेकार गया हो? अच्छा गया, गुड। चलो मतलब हमारा पढ़ा हुआ काम आया, राइट? दैट्स गुड। अभी भी कुछ बच्चे जॉइन कर रहे हैं, उन्हें करने देते हैं, तब तक हम वैसे बातचीत करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। मुझे रिस्पॉन्स देखकर अच्छा लगा। हम लोगों ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे या जो लास्ट मोमेंट रिविजन की थी, उसमें से आया आप लोगों के एग्ज़ाम में? यस, पलक इज सेइंग यस। चलो गुड। अरे वाह! ओके, सो इट मीन्स हमारी लास्ट मोमेंट रिविजन जो थी वो काम आ गई। हमारे पास इतना कम टाइम था बट स्टिल चलो दैट इज़ गुड। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अब तो हमारे पास टाइम है, पहले तो टाइम थोड़ा कम था। सो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इसी लगन से पढ़ें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ, 11th में यस, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी हम तो मोस्टली नीट पर फोकस करेंगे, तो हम तो वैसे ही कोशिश करेंगे कि हम पूरा सिलेबस ही लेकर चले, क्योंकि नीट में तो पूरा सिलेबस आना है। ओके, सो जैसे अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि मैं 5 मिनट्स ही वेट किया करूँगी। जिसने जॉइन करना है प्लीज़ टाइम पे जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम अब अपनी सीरियस स्टडीज़ शुरू करने वाले हैं, तो हम टाइम वेट करने में नहीं वेस्ट करेंगे। सो एग्ज़ैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स आई विल स्टार्ट माय टॉपिक एंड आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर एनीवन। तो आगे से ध्यान रखना कि टाइम पर जॉइन करना सब। ठीक है, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट लेट मी नो विद अ थम्स अप आप लोगों को क्लियरली विजिबल है। चलो ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेलकम स्टूडेंट्स है स्क्रीन पे लिखा हुआ, तो आई होप कि ये विजिबल है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, स्क्रीन को पिन नहीं करते हैं, तो इसलिए वो गायब हो जाती है बीच में। सो मेक श्योर दैट यू पिन दिस अवंती फेलोज के ये जो स्क्रीन है, ताकि वो स्क्रीन हमेशा आपके सामने रहे। तो आज एक छोटी सी हम ओरिएंटेशन करेंगे, आप लोगों का स्वागत करेंगे। आप इतने टाइम बाद एग्जाम्स देकर आए हो, तो आई नो कि आते ही इतना सब कुछ पढ़ने के मूड में आप लोग भी नहीं होंगे। सो एक छोटी सी आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके ओके बच्चों, तो अब हमारे स्कूल के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? ठीक है, सो आज जो हम बेसिकली अब से जो हम चीज पढ़ेंगे दैट वुड बी, हम अवंती फेलोज आपकी किस चीज में मदद करेंगे? हम आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने की। ठीक है, जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट नीट पर ही फोकस कर रहा है, कुछ बच्चों की और भी एस्पायरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, किसी को नर्सिंग में लेना हो सकता है, या किसी को बीएससी करनी हो सकती है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, आगे रिसर्च करनी है, बहुत सारी फील्ड्स है ना मेडिकल के आगे भी। ठीक है, कुछ यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी होते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपना जेईई भी टारगेट कर रहे हैं। तो हम आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। सिर्फ ये नहीं सोचकर चलना कि यहाँ पर हमें सिर्फ नीट की तैयारी कराई जाएगी। हम आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने में हेल्प करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है
वो होती है सब्जेक्ट नॉलेज। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लोग ज़ीरो हैं। इस चीज़ को मानते हैं आप सब ना, कि कुछ कहीं भी जाना है हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर अवंती फेलोज़ में हम आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बिल्ड करेंगे, कि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई कहीं भी एडमिशन लेनी है, आपको मुश्किल ना हो, ठीक है? और फिर हम बहुत इंटेंस फ़ोकस करेंगे आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर, ठीक है? लेकिन सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा आपकी नॉलेज पर, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो एनहांस करने पर, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम आ जाए। अभी तो आप नीट दोगे, आगे लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे आपको, तो आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम आपकी हेल्प करेंगे टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज, ओके? और कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ बातें ही हैं या सच में ऐसा कुछ करेंगे, तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आपके जैसे कई स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं। हम यहाँ पर आपके सामने प्रूफ लेकर आए हैं, सिर्फ हम हवा में तीर नहीं छोड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स लाइक यू हैव क्रैक्ड द एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट जगह उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में सीट्स भी सिक्योर की हैं, ठीक है? जैसे कि आपके सामने एक सबसे क्लासिक एग्जांपल हम देते हैं, पूजा झा, अवंती की पहली आईएएस ऑफिसर। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अवंती फेलोज में हमें यूपीएससी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये जो पूजा झा है, ये मेडिकल की स्टूडेंट थी, ठीक है? इन्होंने आरपीवीवी स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी इन मेडिकल स्ट्रीम। तो इनका नीट क्लियर हो गया था और इन्होंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन भी ले ली थी। इन्होंने बीडीएस किया। बीडीएस करने के बाद इनको लगा कि मैं मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना चाहिए। उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना यूपीएससी क्रैक कर दिया। गाइस, आई मीन ये कोई छोटी बात नहीं है। आप पहले मेडिकल स्ट्रीम में हो, आपने पहले नीट क्रैक किया, ठीक है? तो इस नीट को क्रैक करने में इन्होंने कोचिंग ली थी अवंती से। यहाँ से इन्होंने अपने +1 और +2 का जो फाउंडेशन होती है वो बनाई। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी कहीं बाहर से किया। तो वो बेसिकली उनकी जो बेसिक फाउंडेशनल स्टडी थी वो उन्होंने अवंती से ली, ठीक है? और आप लोग कहीं भी जाएंगे ना, अगर यूपीएससी में जब इंटरव्यू लेवल होता है ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की। तो वहां पे आपका जो कॉलेज है ना, वो बहुत मैटर करता है बच्चों। आप इस चीज को लाइटली मत लेना। कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा एम तो यूपीएससी है, तो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। सो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ इंटरव्यू में आपका कॉलेज मैटर करेगा। तो वहां अगर आपने लिखा होगा ना, वहां अगर आप बोलोगे कि मैंने नीट क्रैक किया था, मैंने जेई क्रैक किया था, तो वो अलग ही प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है? सो पूजा झा के साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने नीट क्रैक करके बीडीएस किया था, डेंटिस्ट्री की थी, और फिर उन्होंने यूपीएससी भी क्रैक किया था, ठीक है? उन्होंने 82nd रैंक प्राप्त किया। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग है, ये प्राइड मोमेंट है। और यही नहीं, या दैट्स रियली वेरी ग्रेट सादिया। एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आप लोगों को भी यहाँ पर देखें। उसके बाद हम आपको आयुष का भी एक एग्जांपल देते हैं। उन्होंने फुल स्कॉलरशिप पाई एमआईटी में। एमआईटी ये इंडिया वाला नहीं, इट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिनको नहीं पता तो ये अमेरिका में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आयुष ने फुल स्कॉलरशिप पे स्टडी की। फुल स्कॉलरशिप, वो भी अमेरिका के इंस्टीट्यूट से। और ये पले बड़े कहाँ के? कानपुर के रहने वाले। इन्होंने अवंती से अपने +1 और +2 की कोचिंग ली और उन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए और एमआईटी के लिए सिलेक्ट हो गए, ग्लोबल रैंक 1 इंस्टीट्यूट। और आज वो मशीन लर्निंग के इंजीनियर हैं और इनका पैकेज 1.5 करोड़ तक है। सो एक और बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। सो आप लोगों को अगर लग रहा है कि आप नहीं सोच पा रहे कि हम कहाँ तक जाएंगे, तो ये हम सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने भी यहीं से पढ़ाई की है जहाँ से आप लोग कर रहे हैं।
इन आप में और इनमें कुछ फ़र्क नहीं था, अगर ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? और एक और एग्ज़ाम्पल वेदांत का, तेलंगाना के बहुत रूरल एरिया, पिछड़े हुए इलाके से थे और इन्होंने आईआईटी में टॉप किया। और आज मतलब इन्होंने आईआईटी मद्रास में इनकी एडमिशन हो गई थी और आज ये माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट तो आप लोगों को पता होगा ना, कितनी बड़ी कंपनी है। सो मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे इस कॉल को लीव कर रहे हैं, मे बी वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आज तो कुछ काम का नहीं है, बट ट्रस्ट मी, ये मोटिवेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट आपको स्टार्ट करने से पहले टॉपिक आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करना ज़रूरी है, ठीक है? बस अभी थोड़ा-सा ही टॉपिक रह गया और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो अभी आ रही है, तो प्लीज़ लीव मत करना मीटिंग, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाली हूँ। सो ये तो हमारे टॉपर्स थे। इनके अलावा भी ये आपके सामने एक डेटा है, ठीक है? बहुत डिफरेंट स्टेट्स में हम ये प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे मैं आपको दिल्ली का ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो लास्ट ईयर ही 137 स्टूडेंट्स ने अगर एनरोल किया था, उसमें से 135 नीट में अपीयर किए, उनमें से 93% स्टूडेंट्स ने नीट क्लियर किया। तो अगर आप हमारा ओवरऑल रिजल्ट देखो, तो जितने बैठते हैं उनमें से 61.38 बच्चों ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं नीट के। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर हम सिर्फ टाइम पास के लिए आएंगे। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने का हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है? तो अब आगे क्या? ये तो हमने चलो अब तक के जितने सक्सेसफुल बच्चे रहे उनके कुछ बच्चों के बारे में पढ़ा हमने, सुना उनके बारे में। अब हमें भी आप लोगों के लिए एक मतलब हमें भी जानना है ना कि हमारे स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है, उनको कितने बेसिक्स उनके क्लियर हैं। हम हर एक टीचर को पढ़ाने के लिए ये जानना ज़रूरी है ना कि उनके बच्चों को कितने लेवल तक की नॉलेज है। मैं बहुत हाई-फाई पढ़ा रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को बेसिक्स भी नहीं आते, या मेरे स्टूडेंट्स को इतना अच्छी नॉलेज है बट मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें भी आप लोगों की सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करनी ज़रूरी है। मानते हैं आप ये लोग? हर क्लास में बराबर के बच्चे नहीं होते हैं, है ना? सो हमें भी आप लोगों के लिए एक छोटा-सा टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अवंती फेलोज़ ने ये डिसाइड किया है कि हम एक बेसलाइन मतलब एक बहुत बेसिक सा टेस्ट 13th नवंबर को आप लोगों के लिए कंडक्ट करेंगे। अब ये सुनकर घबरा मत जाना, पैनिक मत कर जाना कि ये क्या हो गया, ठीक है? ये टेस्ट आपको कुछ कहीं नीट का टेस्ट नहीं है कि आप लोगों को बहुत जगह बड़ी जगह एडमिशन मिलेगी। ये सिर्फ़ एक बेसिक सा टेस्ट होगा, ये जानने के लिए कि बच्चों के बेसिक्स कितने क्लियर हैं और कितने नहीं। ठीक है? और इससे कुछ ये नहीं होगा कि बच्चों को निकाल दिया जाएगा, टॉप वाले बच्चों को रख लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सिर्फ बच्चों को 2 भाग में बाँट देंगे। सो टेस्ट का नाम सुनकर घबराना मत, ठीक है बच्चों? ये टेस्ट क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी। इसका पहले आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। अगर मैं आपको अपने सब्जेक्ट का बताऊँ, बायो का, तो ये कुछ चैप्टर्स होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग एंड मॉर्फोलॉजी, ये आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स आ चुके हैं और कुछ सिलेबस आपको 10th का भी आएगा। बहुत बेसिक से सिर्फ 3 चैप्टर्स, सॉरी 4 चैप्टर्स हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट जो कि बहुत ईजी है, और लाइफ प्रोसेसेस। ये 10th और 11th का आपको तैयारी करनी है। इस सिलेबस के बिहाफ पे हम आपका टेस्ट लेंगे। एक बार आप केमिस्ट्री पर भी नजर मार लें, 10th और 11th का जो सिलेबस है, ठीक है? आपके साथ ये शेयर किया जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सिलेबस पता चल जाए। फिर ये टेस्ट क्या है और क्यों है ये मैं भी आपको बताऊंगी। थम्स अप दे देना अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सो दैट आई कैन मूव अहेड। ले लिया? चलो गुड। इस पेज का भी ले लिया।
तो ये आपका सिलेबस रहेगा, ये क्लियर है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, गुड। आप लोग बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हो, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी क्लास को पढ़ाना जहाँ पर बच्चे भी एक्टिव हैं। चलो, सब जैसे मैंने आपको बताया, इस टेस्ट के बेसिस पर हम बच्चों को 2 भाग में बांट देंगे। वी विल डिस्ट्रीब्यूट यू इन 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 प्रोग्राम्स हम रन करेंगे। ठीक है, वो क्या है? एक है फोटोन ग्रुप और एक होगा कैटलिस्ट ग्रुप। अब देखो बच्चे, इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ शर्म फील करने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, वो चाहते हैं, वो यहाँ पे अवंती में पढ़ने इसलिए आ रहे हैं कि हमें बेसिक्स से करवाया जाए। कोई भी चैप्टर है, अगर सपोज हम सेल का चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा 9th और 10th में बैक गियर लगाना पड़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो जिन बच्चों को बेसिक्स क्लियर करने होंगे, हमें लगेगा कि हाँ, इन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, इनको हम थोड़े से बेसिक बैच में बांट देंगे, हम उनको कैटलिस्ट ग्रुप में रख देंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे इस टेस्ट में, तो हमें लगेगा कि हाँ, इनके बेसिक्स क्लियर हैं, सो दे शुड बी टेकन इनटू एडवांस्ड बैच। तो फोटोन वाले होंगे थोड़े से एडवांस्ड। ठीक है, और देखो बच्चे, ये जरूरी भी है, ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए ये ग्रुप डिवाइड होना जरूरी है। बट आपने ये नहीं सोचना कि हाँ, मुझे तो कैटलिस्ट मिल गया, इसका मतलब कि मेरी तो तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना आपने। ठीक है, और चीटिंग पर भी रिलाई नहीं करना है, क्योंकि चीटिंग करके क्या होगा, आपको फोटोन मिल जाएगा, आ जाना फोटोन में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप फिर वापस कहोगे मैम हमें कैटलिस्ट में भेज दो, है ना? तो आपको जितना आता है ना, बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देना। हो सकता है आपको आज कैटलिस्ट मिले, कल हमें लगे कि आपके टेस्ट होंगे वीकली और हमें लगेगा इस बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है, हम आपको अपने आप कैटलिस्ट से उठाकर फोटोन में भेज देंगे। अगर कोई सपोज चीटिंग करके फोटोन में चला ही गया, कितने टेस्ट में चीटिंग करेगा, उसकी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट करेगी, तो हम उसको अपने आप उससे पूछकर, उसको काउंसिल, उसको गाइड करके फोटोन से कैटलिस्ट में भेज देंगे। तो ये जो चीज है, ये आप लोगों के फायदे के लिए ही बनी है। ठीक है, तो हम इस टेस्ट के बेसिस पे कुछ बच्चों को फोटोन बैच दे देंगे और कुछ को कैटलिस्ट दे देंगे। इसमें किसी को भी शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। हम चाहते तो आप लोगों को एक ही बैच दे देते, बट इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, फोटोन और कैटलिस्ट में? दैट्स अमेजिंग, या दैट इंडीड इज अमेजिंग। आप लोगों को भी पढ़कर मजा आएगा ऐसे प्रोग्राम में। सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, गुड। बड़े समझदार बच्चे हैं आप लोग, मुझे लगा कि कहीं आप लोग पैनिक ना कर जाओ कि हाँ ये क्या हो गया बट आप लोग समझ गए, गुड। अब फोटोन में क्या होगा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा करेंगे, हम उनको ज्यादा ज्यादा टफ टफ क्वेश्चंस दिया करेंगे, सिर्फ यही फर्क रहेगा। कैटलिस्ट में हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, फोटोन में हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। अब जिसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेगा, है ना? सो फोटोन में ज्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग में रहेगा। अब एक और चीज, आप लोगों को गूगल फॉर्म्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 टाइप के बैचेस में ऑप्शन मिलेगा। या तो आप 12 आवर वाला बैच चूज कर सकते हैं, फोटोन बैच, या आप 6 आवर वाला यूज कर। अब ये क्या चीज है, अब कुछ बच्चे होंगे जो बाहर ट्यूशंस भी जा रहे होंगे, ठीक है, वो जो देखो 6 आवर बैच है, उसमें आपको हफ्ते में 6 क्लासेस लगानी पड़ेंगी। मतलब हर सब्जेक्ट की, सपोज बायोलॉजी है तो हफ्ते में बायोलॉजी की 2 क्लासेस लगेंगी, जैसे अब लग रही हैं आपकी मंडे और थर्सडे होती है ना, मंडे और थर्सडे बायोलॉजी, फिर ट्यूसडे और फ्राइडे किसी और की, तो ये सेम उसी तरह चलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बाहर ट्यूशन नहीं जाता, वो सारा का सारा कुछ यहीं से पढ़ना चाहता है, अवंती से ही, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लगाऊं और सिलेबस कवर करूं, तो वो 12 आवर बैच ले सकते हैं। उनका क्या होगा, उनकी डबल क्लासेस लगेंगी, उनकी हफ्ते में 4 क्लासेस लगा करेंगी एक ही सब्जेक्ट की, तीनों की मिलाकर 12 क्लासेस हो जाएंगी। ये 12 आवर और 6 आवर समझ आया? इट इज एंटायरली योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि आपको एक सब्जेक्ट की सिर्फ 2 क्लासेस लगानी है एक हफ्ते में,
तो आप 6 आवर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा तैयारी करनी है, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा क्लासेस लगानी है, तो आप 12 आवर बैच ले लीजिए। बट अटेंडेंस इज़ मस्ट, ये ध्यान में रखना है। अगर आप 6 आवर वाला बैच ले रहे हैं, तो आपको जितनी क्लासेस मिली हैं वो लगानी पड़ेंगी। 6 की 6 क्लासेस यू हैव टू अटेंड। और अगर आप 12 आवर ले रहे हो तो आपको 12 बैचेस लगानी पड़ेंगी। ये आप सोच समझ के सिलेक्ट करना, कि बाद में फिर हमें आपको कॉल करके आपके पेरेंट्स को या स्कूल में शिकायत ना करनी पड़े। सेम इज फॉर कैटलिस्ट। यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की, और वही 12 आवर कैटलिस्ट और 6 आवर कैटलिस्ट बैच होगा जो आपकी चॉइस है। फोटोन कैटलिस्ट हम चूज करेंगे, 12 आवर 6 आवर आप लोग चूज करेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगता है कि हम लगा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि जो 6 आवर वाले बैचेस हैं, जिनकी कम क्लासेस लगेंगी, उनका सिलेबस हो सकता है कंप्लीट ना हो। ठीक है, 12 आवर वालों की हम कोशिश करेंगे सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, और ये 12 आवर 6 आवर क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आप पर है, आप कितना लगाना चाहते हैं क्लासेस। ठीक है, सो हम इन 2 सालों में ऑब्वियसली +1 और +2 का सिलेबस तो कवर करेंगे ही। हम आपके वीकली टेस्ट लिया करेंगे। बच्चे पूछते थे मैम संडे को टेस्ट होगा, अब हुआ करेगा संडे को टेस्ट। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको वर्कशीट्स दिया करेंगे, आपके डाउट सॉल्विंग स्पेशल सेशंस हुआ करेंगे, जिसमें आप सिर्फ जाके अपने डाउट्स लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम आपने सुने होंगे, उनका काम है सिर्फ आपको एग्जाम की तैयारी करवाना, लेकिन हम आपको एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स फिल करने में भी हेल्प करेंगे। आपकी एडमिशन और काउंसलिंग तक भी जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि बस कल नीट है जाओ पेपर देकर आओ, उसके बाद फॉर्म खुद भरो, काउंसलिंग्स में खुद जाओ। अवंती फेलोज ने बहुत सारे बच्चों को कॉलेज तक बिठाकर आए हैं। सो आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यहाँ से आपको एफर्ट्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब जो 2 ईयर का कोर्स प्लानर है वो आप लोगों से धीरे धीरे शेयर कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इस नवंबर के मंथ में हमारा टारगेट रहेगा कि हम अपना बायोमोलिक्यूल्स भी फिनिश करें, हम सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है सेल डिवीजन वाला वो भी फिनिश कर देंगे, प्लस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये 3 चैप्टर हमने इस मंथ में फिनिश करने हैं। इसी तरह हमने सारा प्लान बना दिया है, दिसंबर जनवरी हमने कैसे अपना सिलेबस फिनिश करना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप लोगों को एक्साइटमेंट हुई हमारा ये नया प्लान जानकर? आप लोगों के लिए कोई डाउट नहीं है? चलो, गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको एक बार बताती हूँ कि ये जो टेस्ट आपका इस संडे होने वाला है वो उसमें वो कैसे होगा। जोया इज रेडी, वेरी गुड जोया। अभी जो टेस्ट होगा ना, इसमें आपको आईडी लिंक दिया जाएगा, वहां पर आपने इस तरह से जाकर अपनी आईडी भरनी है। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में आने के लिए भी करते हैं, और यहाँ पे फिर आपने उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है, घबराना नहीं है। फिर आपको ये इस टाइप का कुछ पेज खुल जाएगा, नीट का टेस्ट की तरह ये पेज होगा। ठीक है, और आपने लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस खुलेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो ये जो सर्कल्स लगे हुए हैं, इन सर्कल्स में से किसी भी सर्कल को सिलेक्ट कर देना। अगर आपको लगता है ये ऑप्शन है तो यू विल सिलेक्ट दिस। ठीक है, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ध्यान रखना कि आपने इस आंसर को सेव करके आगे जाना है। बिना सेव करे अगर आप आगे जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड में आ जाएगा। तो सेव करके आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इस तरह से आपने सारे आंसर्स दे देने हैं। ठीक है, फिर एंड में आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि ग्रीन से मतलब आपने कितने आंसर्स को आंसर कर दिया है, रेड मतलब आपने इनका आंसर नहीं दिया, आपने बिना आंसर सिलेक्ट किए ही स्किप कर दिया था, और जहाँ पे व्हाइट रह जाएगा, व्हाइट का मतलब है कि आपने अभी आप उस क्वेश्चन पर गए ही नहीं। तो एक बार सबमिट करने से पहले ये वाली शीट आप जरूर देख लेना।
ठीक है? फिर उसके बाद एंड में आप लोगों का जब क्विज़ कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको स्कोर भी मिल जाएगा। आई वुड एडवाइज़ कि आप लोग इसको ना ऑनेस्टली ही देना इस टेस्ट को, बिकॉज़ क्या होगा, चीटिंग करके आप टेस्ट दे तो देंगे, बट उसका आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो टेस्ट आप लोगों के लिए ही रखा जा रहा है, कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। उसको भी चीटिंग करके दोगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, हमारी तरफ से तो आप लोग सारे फुट ऑन में आ जाइए, है ना? तो उसी बच्चे का नुकसान होगा जो चीटिंग करके आएगा। सो बिल्कुल ऑनेस्टली आपने टेस्ट देना है, और टाइमिंग्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे आपके ग्रुप में। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं माइक ऑन कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो, वैसे आई थिंक होना नहीं चाहिए। कुदसिया, ओके, नो डाउट, गुड। मैम हाँ जी, हाँ जी अंजलि। मैम संडे को जो टेस्ट होगा वो इवनिंग टाइम में हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ट्यूशन रहते हैं। संडे को भी? यस मैम। ओके, मैं इस चीज़ को नोट कर लेती हूँ, मैं आगे बोल दूँगी कि ओके। हो सकता है 2 टाइम हो, मॉर्निंग और इवनिंग, तो आपको बता दिया जाएगा। सो मैं कह लिख लेती हूँ कि बच्चे इवनिंग प्रेफ़र कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ इवनिंग ना भी प्रेफ़र करें, है ना? ओके इवनिंग मैम। में हाँ, सो ये चीज़ मैंने लिख ली है। आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा टेस्ट कब होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है? 1 दिन की बात है, एडजस्ट कर लेना। और कुछ किसी को? एक ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे बच्चे, ये तो डिपेंड करता है। अभी सारा टाइम टेबल आई थिंक फिर से बनेगा, न्यू बनेगा, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ट्राई करेंगे कि कम से कम ही रहें ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। बट अभी ये डिपेंड करेगा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो 6 आवर बैच चूज़ करेंगे, कुछ बच्चे 12 आवर बैच चूज़ करेंगे, तो उसके बेसिस पर इट विल डिपेंड कि कितने बच्चे एक बैच में होते हैं। बस आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस का खास ध्यान रखना है, और टाइम से क्लासेस जॉइन करनी पड़ेंगी। अब थोड़ा-सा सीरियस वाला हो गया, पहले तो हम 10-15 मिनट बच्चों की वेट कर लेते थे, तो चल जाता था। अब 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी टीचर वेट नहीं करेगा। तो आप लोगों ने भी अब सिंसियरिटी दिखानी है। तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। कौन से बैच में पढ़ाओगे? सॉरी, जूही क्या पूछ रही है? आप कौन से बैच में पढ़ाओगे? मुझे कुछ नहीं पता, आई कांट से दिस, क्योंकि टाइम टेबल न्यू बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा टाइम, बट अगर नहीं रहा तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसी बैच में से आप एग्जाम्पल ले लो ना, बहुत सारे बच्चे अलग अलग हो जाएंगे, कोई फोटोन में, कोई कैटलिस्ट में, कोई फोटोन के 6 आवर में, 12 आवर में, तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी, आ सकती है। तो आज के लिए मतलब ओरिएंटेशन वाला पार्ट क्लियर है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। जोया ओके, जोया इज होपिंग कि मैं ही पढ़ाऊं। मेरी भी वही कोशिश रहेगी कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही रहें, बट चलो लेट्स सी। चलो, ओरिएंटेशन वाला क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट स्क्रीन दोबारा से शेयर करूंगी। सो स्क्रीन विजिबल हो गई है आप सबको? गुड, पलक ने पहले ही थम्स अप दे दिया, सबने दे दिया, गुड। सो बच्चे, अब जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये ना मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में आपको एक चीज बताऊं, तो ये थोड़ा सा ना केमिस्ट्री बेस्ड है,
ये बायो के ना रट्टे वाले चैप्टर्स में से नहीं है, तो आपको ना ये मत समझना कि हमें नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो हम तभी सुन लेंगे। इसमें आपकी ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। साथ के साथ ही समझ आ गया तो आ गया, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये समझने वाला चैप्टर है। हाँ, कुछ कुछ कह लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री बहुत सारी होगी, बॉन्ड्स वगैरह, है ना। तो ये समझने वाला चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी समझ लिया तो बहुत इजी लगेगा, अगर अभी नहीं समझा तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल है। सो ये आप पर है। सो इसमें मोस्टली हम केमिस्ट्री ही कवर करेंगे, तो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। सो ये जो चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, इसको हम दो भाग में ना, पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है ना, बायोमोलिक्यूल्स का। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या होता है? बायो, आप बायो हर जगह पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग, वेरी गुड नरकेश। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग, कोई चीज जिसमें लाइफ है, जो लिविंग है, बिल्कुल। और मॉलिक्यूल्स तो हमें पता ही है, ग्रुप ऑफ एटम्स या कुछ केमिकल्स कह सकते हैं हम। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या हो गए? वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, अगर हम नॉर्मल मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं तो हो गया कोई भी मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये क्यों चाहिए भाई, ये हम आगे करेंगे। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं बायोमोलिक्यूल्स के, ठीक है। फिर उनकी टाइप्स क्या हैं, दो टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ये पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनकी हमने कैसे, हमें पता लगेगा कि बायोमोलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, वो किससे बने हुए हैं। हम आज की क्लास में तो बेसिकली बस यही कवर करेंगे, बाकी ये टॉपिक्स हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं। और हम में क्यों प्रेजेंट हैं भाई? हम में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे तभी प्रेजेंट है ना वो। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वो किस, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपने अभी किया भी होगा, बाई लेयर होती है इस तरह से। तो वो किसकी बनी हुई है हमारी सेल मेम्ब्रेन? लिपिड्स की, सुना था ना। तो वो लिपिड्स क्या हैं? वो बायोमोलिक्यूल है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर आपने ये भी सुना है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए। वो डीएनए किसका बना हुआ है? हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का। ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल है। फिर आपने कार्बोहाइड्रेट सुना होगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन में ही कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन मतलब हमारा फोर्थ बायोमोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन्स। तो ये बेसिकली, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना कि ये मैम ने क्या बोल दिया, इट्स ओके, आगे हमने इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो आपने सिर्फ अभी ये याद रखना है कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं और उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। चार इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ये चार बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, सबको खूब तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं? जैसे सेल डिवीजन हो गया,
मॉर्फोजेनेसिस। अब मॉर्फोजेनेसिस क्या है? अब देखो बच्चों, आप लोग क्लासेस तो हर बच्चा अटेंड कर रहा है, बट उसमें से कुछ हैं जो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और कुछ हैं जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। आपको पता है डिफरेंस क्या है इनके बीच में? इनके बीच में डिफरेंस यही है कि बिल्कुल बारीकी से कौन सुन रहा है कौन नहीं। अब बहुत छोटी छोटी टर्म्स के मतलब जिसने ध्यान से सुन लिए उसको एडवांटेज हो गई, जिसने नहीं सुना वो पीछे रह गया। अब जैसे मॉर्फोजेनेसिस है, वो इस चैप्टर का वर्ड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। सो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है जब एम्ब्रियो स्टेज में सेल्स डिफरेंशिएट करने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनने लगते हैं एम्ब्रियो स्टेज में, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, ये यही फर्क पड़ेगा उन बच्चों में जो नीट क्रैक करते हैं और जो नहीं करते। यही यही डिफरेंस है, जिसने बारीकी से सुन लिया और जिसने ऊपर से बाईपास करवा दिया। सो बायोमोलिक्यूल्स 4 एग्जांपल्स करें, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बायोमोलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। जो चीजें बच्चे मैं एक्स्ट्रा लिखती हूँ, ट्राई करें कि आप लोग भी उसे अपने हाथों से लिख लें, क्योंकि अगर आप खुद लिखेंगे वो आपको इमीडिएटली याद हो जाएगी। बाद में जब आपको नोट्स मिलेंगे 4-5 दिन बाद, तब जाकर आप लिखोगे, इतने में तो आप भूल भी जाओगे। सो जो चीजें मैं लिख रही हूँ ट्राई करो कि आप लोग भी उसे साथ के साथ लिखें। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली बच्चे बने किसके होते हैं? कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुना है ना आपने, अभी किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला था, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत छोटा सा फर्क है इनमें, आई और ए का। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इनमें फर्क क्या है? माइक्रो का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जो छोटे 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 साइज में है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े हैं। बिल्कुल जोया ने सही कहा, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। स्मॉल और लार्ज मतलब इनके साइज में डिफरेंस होता है। अब जैसे हमारा तो जो वेट है हम केजीज में कैलकुलेट करते हैं, बट मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं, हम इनको केजीज में मेजर नहीं कर सकते, हम इनको डाल्टन्स में मेजर करते हैं, डाल्टन। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट सिर्फ 18 से लेके 800 डाल्टन तक वेरी करता है, वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। और जिनका मोर देन 1000 डाल्टन्स रहता है उनको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये क्लियर हुआ डिफरेंस? 2 तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे से हैं जिनका साइज छोटा है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और जो बड़े हैं साइज में वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्पल्स इनके हम करेंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं जो हम अभी एग्जाम्पल्स हमने किए थे, जैसे कि प्रोटीन्स। हमने अभी पढ़े 4 एग्जाम्पल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स को ना मैं थोड़ा सा इधर को लिख रही हूँ और सर्कल कर रही हूँ, क्योंकि लिपिड्स की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। डीए, डीए इज डाल्टन। डाल्टन साइंटिस्ट के नाम पर है। तो जो बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मास है ना, 10 रेज टू द पावर समथिंग में होगा इनका मास, तो ये हम डाल्टन में मेजर करते हैं। डाल्टन इज द यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, शमा?
सो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन्स में। अब जैसे कि एक घर है, घर किसका बना होता है? ब्रिक्स का। एक ब्रिक है, उससे क्या बनेगी? दीवार बनेगी, और फिर उससे पूरा घर बनेगा। लेकिन इस पूरे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ब्रिक। पूरा घर जो है वो बना तो एक ईंट से हुआ ना, बहुत सारी ईंटें मिलाकर। तो सिमिलरली ये जो हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन है, ये बहुत भारी मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर बना है। और वो यूनिट्स जिनसे ये बनता है उसको कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, जिनसे मिल मिलकर प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड्स की एक चेन बना दो, पॉलीमर बना दो, तो वो क्या होता है? प्रोटीन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिससे बनते हैं पॉलीमर, जिन उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स। पहली क्लास में एक्सपेक्ट मत करना कि हमें सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस है याद ना होना, और बिल्कुल नॉर्मल है। आपने सिर्फ नाम सुनने हैं कि कल अगर मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में कराऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अमाइनो एसिड हमने कहाँ पढ़ा था? वो स्मॉल यूनिट जो प्रोटीन्स बनाता है। मोनोसेकेराइड्स वो स्मॉल बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो मिल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूकोज किसी ने दिया भी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये क्या है? हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनका पॉलीमर बनता है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सिमिलरली जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे डीएनए और आरएनए, वो किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है कि ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाता है बस। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किससे बने हुए हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये सब हम करेंगे। और जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स को मैंने सर्कल में इसलिए डाला है क्योंकि ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक्चुअल में इनको आना बायो माइक्रोमोलिक्यूल में चाहिए, क्योंकि इनका वेट भी 800 डाल्टन तक होता है, 1000 से कम ही होता है। लेकिन इनकी हरकतें जो है ना, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसी होती हैं। एक्चुअल में इनके जो फीचर्स हैं वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, इनका बिहेवियर है, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल से मिलता जुलता है। अब वो कैसे, ये भी हम डिटेल में करेंगे। आपने अभी टेंशन लेनी, सिर्फ इतना जानना है कि लिपिड्स जो हैं हम उनको लेते बायो मैक्रोमोलिक्यूल में ही हैं, बट उनकी कुछ फीचर्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल जैसे भी होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बने होते हैं लिपिड्स। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बायोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो होते हैं बड़े, वो जिनसे बने हुए हैं वो हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसेकेराइड्स, DES है ये। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। इतना क्लियर हुआ सबको? इसमें तो अभी हमने कुछ नहीं किया। हाँ, अमाइनो एसिड कैसा दिखता है, मोनोसेकेराइड कैसे दिखते हैं, ये हम सब करेंगे। ये आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ नाम सुन लो कि हाँ हमने कुछ सुना है ऐसा। बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। सो ये होते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कंटेनिंग। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक है। इनऑर्गेनिक में कौन से आते हैं? इनऑर्गेनिक में हो गए हमारी, जैसे वाटर हो गया हमारी बॉडी में, आयंस हो गए, या कुछ गैसेस हो गई जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये आती है इनऑर्गेनिक में। इनको हम बायोमोलिक्यूल्स नहीं कहते हैं। ठीक है। अब हम कैसे एनालाइज करते हैं कि हमारी बॉडी में या अगर कोई मटेरियल है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए पहले मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज मैं वाटर लेती हूँ, मैंने पानी लिया, इसमें मैं दो चीजें मिला रही हूँ, वन इज शुगर एंड वन इज स्टोन्स। तो इसमें से कौन सी चीज डिसॉल्व करेगी वाटर में? शुगर डिसॉल्व करेगी या पत्थर डिसॉल्व करेंगे? सो एज राइट, शुगर, ऑब्वियसली। सो हम क्या कहेंगे? शुगर इज वाटर सॉल्यूबल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अगर मैं शुगर और पत्थर दोनों मिला दूं पानी में और बाद में इसको मैं एक छन्नी से छानूं इस सॉल्यूशन को, तो आप मुझे बताओ कि छन्नी के ऊपर क्या रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? छन्नी के ऊपर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर स्टोन्स। वेरी गुड। स्टोन्स जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और वाटर और शुगर जो है वो हमें मिल जाए, ऐसे ही होगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। वेरी गुड आरती। शुगर सॉल्यूशन क्रॉस कर जाएगा, स्टोन्स ऊपर रह जाएंगे। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है। सो अगर हमें अपनी बॉडी में जानना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करना है, या आप कह लो हमने बायो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं? उनको एसिड में डिसॉल्व करते हैं। एसिड कौन सा? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। यही एसिड लेते हैं हम क्योंकि इसी में एबिलिटी है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या करता है? इसकी एक बहुत खास फीचर है, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, बड़े मॉलिक्यूल्स, इनमें आकड़ भी बड़ी होती है, बहुत ईगो होती है। ये एसिड के साथ घुलते नहीं है, दे डू नॉट डिसॉल्व इन एसिड्स। सो हमारे इस एसिड में जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अरे वो कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम क्यों डिसॉल्व करें? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक में जितने भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, प्लस जो हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ये डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व कौन नहीं होता? डिसॉल्व कौन नहीं होता? वो है हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये डिसॉल्व होने से मना कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये याद रखना है कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनसॉल्यूबल होते हैं एसिड में। ये एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं और ये एसिड सॉल्यूबल होते हैं। तो छोटे हैं, ये कहते हैं कि इनमें ज्यादा आकड़ नहीं होती है, ईगो नहीं होती है। ये कहते हैं जो होगा हम सबके साथ घुल मिल जाएंगे। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि हम नहीं किसी से घुल मिलते, एसिड से तो बिल्कुल भी नहीं। सो जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल लिया था, सपोज उस वाटर की जगह क्या है? एसिड है, हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और स्टोन्स और शुगर की जगह हमारे बायो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक और माइक्रो। तो इनमें से एसिड में कौन डिसॉल्व कर जाएगा? इनऑर्गेनिक वाले और छोटे वाले, ये डिसॉल्व कर जाएंगे। वाटर सॉल्यूबल की जगह हम एसिड सॉल्यूबल वर्ड लिखेंगे, है ना? बिल्कुल सही। माइक्रो, वेरी गुड। तो ये एसिड में सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो जब मैं इनको
छन्नी से छानूंगी तो क्या बचेगा, हमें क्या मिलेगा? मैक्रो ऊपर रह जाएंगे, वेरी गुड। और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो एसिड के साथ नीचे आ जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोग इतने अच्छे से आंसर दे रहे हो, आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझा दिया आपको कहानी के फॉर्म में, ठीक है। सो अब मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट बताती हूँ इन्होंने क्या किया। कोई भी लिविंग टिश्यू लेना है, लिविंग टिश्यू में आप सपोज प्लांट टिश्यू ले सकते हो, या किसी भी किसी जानवर का लिवर टिश्यू ले लिया, जैसे रैट का लिवर टिश्यू निकाल लिया, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया, उसको अच्छे से मोटार और पेसल में, पहला डायग्राम देखो, कुंटी सोटा देखा है आपने जिसमें आपकी मम्मी चटनी बनाती है, तो ठीक उसी तरह ना हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उस टिश्यू की अच्छे से चटनी बना देनी है, हमने उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। सेकंड स्टेप, ग्राइंड करने के बाद हमने इस तरह से एक चीज क्लॉथ लेना है, जो हमने ये लगाया हुआ है, छन्नी का काम करेगा ये, और हमने इसको सारे सॉल्यूशन को स्ट्रेन कर देना है। बिल्कुल सेम यही चीज करी है हमने, बस ये हमने ये चाय छन्नी नहीं यूज किया, उसकी जगह हमने क्या किया है, चीज क्लॉथ यूज किया है। सो चीज क्लॉथ से क्या होगा, वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, और ऊपर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इसके ऊपर जो रह जाएंगे दैट वुड बी आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो हमारे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्लॉथ के ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा था, ऊपर ये क्लॉथ लगा दिया हमने, तो नीचे हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ऊपर क्या रह जाएगा ब्लू कलर में, हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि इनसॉल्यूबल थे एसिड में। तो ये जो नीचे आ जाता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो फिल्टर हो गया इनको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो नीचे नहीं आया उसको हम रिटेंटेट बोलते हैं, जो रिटेन हो गया ऊपर, रिटेन हो गया। सो वो होते हैं हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। बहुत क्लियर था, इजी था। अब आप देखो कि कुछ नीचे जो इनऑर्गेनिक है, अभी ये नहीं हुआ कि इनऑर्गेनिक सेपरेट हो गए, इनऑर्गेनिक के साथ कुछ ऑर्गेनिक पार्ट भी चला गया है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक पार्ट थे, अब तो वो पार्ट भी चला गया। तो इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने का तरीका क्या होता है, वही लेना है हमने, लिविंग टिश्यू लिया, उसको अच्छे से ड्राई कर दिया, इट कैन बी अ प्लांट टिश्यू और इट कैन बी एनिमल टिश्यू, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, सारा पानी उसमें से इवेपोरेट कर देना है। तो जो हमें मिलेगा उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। ड्राई वेट क्या होता है, जब किसी टिश्यू में से सारा का सारा पानी निकाल दिया जाए। फिर हमने उसको करना है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब उसको करना है बर्न। जब हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग होंगे कंपाउंड्स वो सारे ऑक्सीडाइज करके हवा में उड़ जाएंगे, पीछे क्या बचेंगे हमारे पास, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। जब हम बर्न करेंगे ना किसी टिश्यू को, तो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे इवेपोरेट कर जाएंगे। ऑर्गेनिक सारा इवेपोरेट कर गया, पीछे क्या बच गया, इनऑर्गेनिक। तो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक को भी सेपरेट कर देते हैं, जैसे कैल्शियम सोडियम ये हमारे आयंस हो गए। क्लियर, किस तरह से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट करते हैं, ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट तो नहीं था, ये तो बहुत बेसिक सा टॉपिक था, और मेरी कोशिश रही कि मैं आपको बिल्कुल कहानी की फॉर्म में इस चीज को समझा दूं। डिफिकल्टी तो नहीं हुई कुछ? गुड, नो डाउट, ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर सादिया, गुड। चलो तो आज तो हम इतना ही करेंगे, आप लोगों को पहले दिन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी, कल से हम नेक्स्ट क्लास में हम अमीनो एसिड्स करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं। अच्छा तो एक बार मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, मुझे बताओ
कि न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? चैट बॉक्स में न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक। अंजलि वेरी फास्ट टाइपिंग, गुड। पलक राइट, न्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड। मुझे लग रहा है मुझे नाम लेके बुलाना चाहिए ना माइक में। ओके, गुड। अच्छा, हैंड रेज करना। मुझे बताओ कि अमाइनो एसिड क्या क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड से क्या बनता है? आरुषि, मैम प्रोटीन्स। वेरी गुड, प्रोटीन्स। अच्छा, तो जब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने के लिए हमने कौन से एसिड में मिलाया था अपने टिश्यू को? अंजलि, मैम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वेरी गुड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, गुड। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इतने ही हैं। चलो मैं ये पूछ लेती हूँ कि पलक बताएगी कि लिपिड्स जो हैं वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल दोनों क्यों हैं? मैम वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए है क्योंकि उनका साइज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की तरह है, बट मैम Good. उनके जो फीचर्स है और जैसे वो वर्क करते हैं इसलिए वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। हाँ, फीचर्स इन द सेंस कि जैसे हमने इनको सेपरेट किया था ना, तो ये जो ऊपर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहे थे, तो लिपिड्स भी इसमें आते हैं। ये सेपरेट नहीं होते, ये एसिड में इनसॉल्यूबल ही रहते हैं। होना इनको सॉल्यूबल चाहिए, बट ये एसिड में इनसॉल्यूबल रहते हैं, इसलिए ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे अमाइनो एसिड से। सब क्लियर है? अमेजिंग क्लास, ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग नाउ। चलो, तो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट। अब हम मिलते हैं थर्सडे को। आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अच्छे से पढ़ के आना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू गाइस ऑन थर्सडे। बाय एवरीवन।